आज के इस अंक में हम अपने YouTube के दर्शकों का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। सोनभद्र के घोरावल के उम्भा कांड जो काफी चर्चित था पूरे देश भर में, इस संदर्भ में हम पूर्वांचल के प्रख्यात पत्रकार आदरणीय अश्विनी सिंह जी से बात करने जा रहे हैं और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि पिछले वर्ष इसी जुलाई माह में जो घटना हुई थी वह क्या थी, उसका स्वरूप क्या था, उसके संदर्भ में हमारे यूट्यूब के दर्शकों को बताएं। आदरणीय अश्विनी सिंह जी। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्भा कांड जो है कि सोनभद्र का ही नहीं पूरे देश का जी, बल्कि आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि उम्भा कांड पूरे देश का, आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा कांड है जिसका नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी। 16 जुलाई 2019 को सोनभद्र के घोरावल तहसील के घोरावल थाने के उम्भा गांव में भूमि विवाद को लेकर 10 आदिवासियों की ग्राम प्रधान के समर्थकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी जी। भारत के किसी भी कोने में भूमि विवाद को लेकर के एक साथ 10 लोगों की, अब वो भी आदिवासियों की हत्या का ऐसा मामला शायद सुनने में नहीं आता है। जी जी। इस घटना के बाद सूबे के आखिरी छोर पर बने 4 राज्यों झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और सोनभद्र मध्य प्रदेश, जी जी। इस सीमाओं से सटे सोनभद्र में नक्सलवाद के सक्रिय रूप से जी शुरू होने की सुगबुगाहट होने लगी थी। लेकिन योगी सरकार ने जिस प्रकार से इस घटना पर संज्ञान लिया, दोषियों पे कार्रवाई की, पीड़ितों को न्याय दिलाया जी और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया, जी जी। इस घटना का जो मूल कारण था जी जी। उसका हल तो ना निकल सका, लेकिन हाँ, घटना की जो तपिश थी, घटना की जो गर्मी थी, घटना जी की जी। जो उसकी संवेदना को समझते हुए मुख्यमंत्री ने जो त्वरित कार्रवाई की, बहुत हद तक ग्रामीणों आदिवासियों के दर्द को कम कर दिया। जी प्रमोद जी। जी जी। हम अश्विनी जी आपसे जानना चाहेंगे, तब अर्थात कल, आज और कल भूमि विवाद से बहुत ही चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अगर उसको न हल किया गया तो नरसंहार की पृष्ठभूमि बनती है, उग्रवाद पनपता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, हत्याएं होती हैं। तो उसके प्रमुख कारण कौन से थे जो उम्भा जैसी घटना हुई, इस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। प्रमोद जी, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं जी, तो हम ये देखेंगे कि भारतवर्ष की आजादी में 1947 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ जी, तो 563 रियासतों में बटा हुआ था। जी जी। 563 रियासतों के राजाओं की संपत्ति भारत में विलय हुई, उनके जमीन विलय हुई, उनका साम्राज्य विलय हुआ, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दुरूह कार्य को संपन्न किया। जी जी। और 563 जी 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 563 ना? हाँ, 563 सही है, ठीक है। 563 देसी रियासतें। जी जी, देसी रियासतों का विलय करके भारत गणराज्य बनाया गया। जी जी। उससे पहले भारत में या तो अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों की मनसबदारी, जमींदारी या रियासत के रूप में राजा वहाँ पे राज किया करते थे। जी जी। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, रियासतें खत्म हुई, उसके बाद ही भारत में भूमि विवाद की जड़ ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। जी जी। जिसको देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, ने
भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 ले आए, जी जी जिसे जमींदारी विनाश ZAC जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट 1950 कहते हैं। जी जी 1950 में जमींदारी उन्मूलन विनाश हुआ, जिससे राजाओं और बड़े बड़े सामंतवादियों की जमीनें भारत के सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई। जी हजारों एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन जो किसी एक व्यक्ति के नाम हुआ करती थी, वो भारत सरकार की संपत्ति हो गई। जी जी इसी बीच कुछ धूर्त किस्म के लोगों द्वारा, बड़े प्रभावशाली लोगों द्वारा इन जमीनों का नामांतरण, जी मालिकाना हक अपने लोगों जी को भी तर्क किया जाने लगा। जी जी जो प्रभावशाली लोग रहते थे वो अब जमींदारी उन्मूलन एक्ट के बाद जो जमीनें सरकार को जानी थी, हजारों एकड़ जमीन, जी उस जमीन को प्रभावशाली लोग अपने चहेते लोगों के नाम करा करके स्थानीय स्तर पे तहसीलदार से, लेखपाल से या इस तरीके के छोटे अधिकारियों के सहयोग से अपने लोगों के नाम कराना शुरू कर दिए। विवाद की जड़ यहीं से शुरू हुई। आज बैक डेटिंग कहें कि वो अधिनियम आ गया उसके पहले की तिथियों में हेरा फेरी करके। जी, हेरा फेरी करके। जी 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 और आज भी अगर देखेंगे तो सोनभद्र जैसे दुरू इलाके में मिर्जापुर, उस समय मिर्जापुर हुआ करता था। आजादी के समय ये प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत। हाँ, संयुक्त प्रांत। हाँ, संयुक्त प्रांत का मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था, एक बड़ा भूभाग हुआ करता था जिसमें वन आच्छादित क्षेत्र ज्यादा था। जी जी आज भी 1979 में जब मिर्जापुर का दक्षिणी भाग मिर्जापुर से अलग होकर के सोनभद्र जनपद बना, आज भी सोनभद्र जनपद की 33% से ज्यादा भूमि वन आच्छादित है। जी जी और उस दौरान से लेकर के आज तक 1947 से लेकर के आज तक मिर्जापुर, सोनभद्र और इस तरीके से जिन क्षेत्रों में वन ज्यादा जिलों में वन ज्यादा है, उन जिलों में आज भी भूमि ऐसे लोगों के नाम है जिनका नाम कागजों में तो दर्ज है लेकिन मौके पर वो मौजूद नहीं है। बेनामी कह सकते हैं। बेनामी कह सकते हैं। हाँ। जिसे भौतिक अधिकार लोगों के पास नहीं है लेकिन उसका कानूनी अधिकार उनके पास है, भौतिक अधिकार नहीं है। जी जी और ये समस्या केवल इन्हीं सोनभद्र, मिर्जापुर या अन्य जनपदों में नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। जी जी इस दर्द को समझते हुए भारत की केंद्र सरकार ने, तत्कालीन वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में 2099 से लेकर के 2004 तक के अपने कार्यकाल के दौरान जिन लोगों के पास जमीन का, भूमि का भौतिक अधिकार तो रहता था लेकिन उसमें कानूनी अधिकार नहीं रहता था, उसी विषमता को दूर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक मसौदा तैयार किया था जिसे वनाधिकार कानून के नाम से जाना जाता है। जी जी वनाधिकार अधिनियम 2005। जी जी ये दुर्भाग्य रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे को केंद्र सरकार लागू न कर सकी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार ने 2005 में इसे लागू किया। ये मसौदा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने तैयार करके रखा था, इसलिए मनमोहन सिंह की अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान आते ही इस मसौदे को लागू कर दिया और भारत में भूमि विवाद का एक ऐतिहासिक निपटारा करने का कानून बना जिसे वनाधिकार कानून कहा जाता है। इस कानून के तहत लोगों को, जिनके पास भूमि पर मौके पर तो कब्जा था लेकिन उसके कानूनी अधिकार नहीं हुआ करता था, कुछ शर्तों के तहत इस वनाधिकार कानून के तहत मौके पर मौजूद लोगों को अपनी इस्तेमाल में की जाने वाली भूमि पर अधिकार का कानून बनाया गया। जी 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 तो और उद्देश्य अच्छा था वाजपेयी जी का और उस कानून को लागू भी किया गया,
पर हमें लगता है कि एक जो सबसे बड़ी सोनभद्र में समस्या आ जाती है, प्रेम भाई ने भी कोशिश की थी इन सब चीजों का निपटारा कराने के लिए, सर्वे करा करके भूमि निपटारा, परंतु जब हम धरातल पे आते हैं तो लगभग लगभग उसके अनुकूल व्यवस्था न मिल करके उसके विपरीत हो जाती है। जैसे जो आवेदन आते हैं कि मेरे अधिकार है यहाँ पर, इसको सत्यापित कर लिया जाए, मेरे नाम कर लिया जाए, इस निपटारे को कर लिया जाए, तो मुझे इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या जो कानून था उसको सही तरीके से जमीन पर क्रियान्वित किया जा सका या नहीं? जी, 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आधुनिक भारत की नींव डाली। जी जी। इस प्रक्रिया के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के तमाम हिस्सों में कल कारखानों की स्थापना की। कल कारखानों को चलाने के लिए तमाम तरीके की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली की, पानी की, ऊर्जा की। जी। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए। जी। प्रमोद जी, जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि बांध जब बनते हैं तो किसी क्षेत्र के बड़े भूभाग में पानी को इकट्ठा करके एक बांध बनाया जाता है। और इस बड़े भूभाग में पानी, जिस भूभाग में पानी इकट्ठा होता है, उस भूभाग के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। जी जी। और इस विस्थापन से लोगों की जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कम करने के लिए सरकार द्वारा उन विस्थापित लोगों को अन्यत्र बसाया जाता है। जी जी। 1947 में और 1947 के बाद जो देश के विभिन्न हिस्सों में जो बांध बनने शुरू हुए, उस विस्थापन से औद्योगिक इकाइयों के लगने से जो विस्थापन हुआ और तमाम प्रक्रियाओं से जो विस्थापन हुआ, उस विस्थापन से विस्थापित हुए लोगों को जब बसाया गया तो उन्हें केवल भूमि के अधिकार दे दी, भूमि पर बसा दिया गया, उन पर अधिकार नहीं दिए गए। उनका कानूनी अधिकार आज भी लोगों को न मिल सका है। जी जी। इस विस्थापन से और रोजगार की स्थिति में या तमाम प्रकार के विस्थापन से जो विस्थापित हुए लोग दूसरे स्थानों पर जाकर के बस जाते हैं, उनको जब अधिकार न मिल सका, तो इन सारी समस्याओं का निपटारा करने के लिए ही तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने वनाधिकार का मसौदा तैयार किया था। जब मनमोहन सिंह सरकार ने इसे लागू किया तो इस कानून की सफलता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सोनभद्र जैसे आदिवासी बाहुल्य जनपद में 65,000 से ज्यादा दावे खारिज कर दिए गए। निश्चित निश्चित, एक काफी गंभीर सवाल है जी। और सोनभद्र में 93,000 से ज्यादा दावे खारिज कर डाले गए आदिवासियों द्वारा, भूमि पर अधिकार के दावे प्रस्तुत किए गए, जिसमें 65,000 से ज्यादा दावे खारिज कर दिए गए। और प्रमोद जी, आपको ये जान करके या हमारे दर्शकों को ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि 2005 के बाद जब 65,000 दावे खारिज हुए, उससे पहले ही मिर्जापुर, जब ये जनपद सोनभद्र मिर्जापुर में हुआ करता था, उस दौरान ही इस इलाके में काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था, देश की बहुत प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था है, रिहंद बांध के बनने के दौरान जो विस्थापन हुआ था, उस विस्थापन पीड़ा को कम करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने ग्राम स्वराज परिकल्पना को साकार करने के लिए गांधीवादियों की एक संस्था बनाई थी। जो मिर्जापुर के दक्षिणी इलाके के मेयरपुर के पास एक गोविंदपुर नामक स्थान में ग्राम गांधी विचारधारा पर चलने वाले लोगों की एक संस्था बनाई थी, जो विस्थापित हुए लोगों के दुख दर्द को कम करने के विषय पर काम किया करती थी। जी। उस संस्था के एक मुखिया हुआ करते थे स्वर्गीय प्रेम भाई। जी। प्रेम भाई जब 1981-82 में सोनभद्र आए तो उन्होंने इस इलाके में, और उस दौरान जब रिहंद बांध का निर्माण हो रहा था, तो उस दौरान उस रिहंद बांध के निर्माण में सिविल इंजीनियर के रूप में काम करने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो बाद में स्वामी सानंद के रूप में जाने गए, उन्होंने रिहंद बांध से विस्थापन के दौरान विस्थापित हुए लोगों के सर्वे का भी काम किया था।
जी जी तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और स्वर्गीय प्रेम भाई दोनों लोगों ने इलाके में जो लोगों विस्थापित लोगों की समस्याएं थी उस पर काफी काम किया था। तो जी 81-82 में प्रेम भाई और लोगों ने एक सादे पोस्ट कार्ड पर एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी जिसमें लोगों के भौतिक अधिकार से संबंधित समस्याओं को बताया था। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रोफेसर जस्टिस बीएन भगवती जी जी जस्टिस बीएन भगवती ने उस पोस्ट कार्ड का संज्ञान लेते हुए इलाके में जो भूमि के विवाद और लोगों की भूमि से संबंधित समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए एक सर्वे सेटलमेंट की स्थापना की। जी जी और इसके तहत सोनभद्र के मिर्जापुर के तत्कालीन इस इलाके में जो आज सोनभद्र के नाम से जाना जाता है 2 कोर्ट का स्थापना की। जी जी जिसे आरओ कोर्ट की एक ओबरा में और एक दुर्गी में जी जी 2 कोर्ट की स्थापना की और ये एक समय निर्धारित किया कि इतने समय के दौरान इन दोनों कोर्टों में भौतिक अधिकार को लेकर के दावे प्रस्तुत किए जाएं आदिवासियों या गैर आदिवासियों द्वारा। जी और ये काम मिर्जापुर के दक्षिणी इलाके में सोन के दक्षिणी तरफ होना था। जी जी ये विषमता उसी समय से शुरू हो गई कि जब इस आदेश का अनुपालन का इलाका बांट दिया गया। जी जी इस आदेश का अनुपालन अगर संपूर्ण भूभाग में हुआ होता है तो शायद ये 16 जुलाई 2019 की घटना न होती, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में इस आदेश का अनुपालन सोन के उस पार सोन के दक्षिण की तरफ कर देने का आदेश पारित किया गया, जिसको लेकर के पूरे समूचे इलाके की ये समस्या दूर ना हो सकी। जी 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 तमाम सालों तक ये सर्वे के कोर्ट चलते रहे, आरओ ऑफिस में दावे आते रहे रिकॉर्ड अफसर के यहाँ। और उस दौरान प्रभावशाली लोगों ने फिर एक बार अपनी तिकड़म का इस्तेमाल करते हुए अब बड़े पैमाने पर धांधलियां की, जिसको लेकर के दुधी के विधायक विजय सिंह गौड़ ने रिकॉर्ड ऑफिस में आग लगाने का जनता के आक्रोश में आग लगी। जी जी विजय सिंह गौड़ गिरफ्तार हुए। 1989 में तत्कालीन भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को इलाके में आना हुआ, विजय सिंह गौड़ की रिहाई हुई। लेकिन ये समस्या उस समय भी समाधान न हो सका और इसी का ये परिणाम है कि सोनभद्र जैसे आदिवासी इलाके में हर साल भूमि विवाद को लेकर के हत्याएं होती रहती हैं। और उसी क्रम में सोनभद्र या देश के सबसे बड़े नरसंहार का भी सूत्रधार हुआ और जिसमें 10 आदिवासियों की जान गई। जी जी हमें कह सकते हैं कि भारत सरकार ने कानून कई बनाए और कोर्ट ने भी आदेश दिए, पर धरातल पर उसके क्रम में अपेक्षित काम नहीं हुआ, बल्कि यह कहा जाए कि जो प्रभावशाली लोग थे उन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यहाँ तक कही जा सकती है बात कि जो लोग यहाँ के नहीं थे उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन जमीनों को हथियाने का काम किया। जहाँ समस्या दूर होनी थी वहां पर समस्या बढ़ गई, विकट हो गई और विकट हो गई, जटिल हो गई। उसी क्रम में सर्वे सेटलमेंट, उसी क्रम में वनाधिकार कानून। एक और बात इस समय चर्चा करना वाजिब है, जुलाई का महीना है, विशेषकर इस समय बारिश का मौसम है, खेती किसानी की बारी आती है और इस समय भूमि को लेकर के ज्यादा ही विवाद पैदा होते हैं, खेती बाड़ी का समय है। और हमें लगता है कि जो मामले आए सर्वे सेटलमेंट के समय उसका त्वरित गति से निस्तारण हो गया होता, या वनाधिकार कानून के जो दावे आए उसको सही तरीके से सत्यापित करके निपटारा कर दिया गया होता, तो आज वन भी सुरक्षित होता। जी 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 क्योंकि बारिश के दिनों में खेत जोतने का काम या वनों पे कब्जा करने का काम यह अमूमन अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ जाता है, ये ऐसा सीजन होता है और विवाद का कारण भी बनता है। तो हम आपसे चाहेंगे इस संदर्भ में कि ये तो 16 जुलाई 2019 के पहले की स्थितियों का आपने बताया जिसके कारण से
उभा जैसी भयानक, दर्दनाक, अप्रिय, अत्यंत दुखद घटना हुई। अब आप बताएं कि 16 जुलाई 2019 के बाद भी आपने बताया कि योगी सरकार ने मलहम लगाने का प्रयास किया, दर्द पीड़ा कम करने की कोशिश की। हम 2020 में हम बात करते हैं, कहीं न कहीं भूमि विवाद से उग्रवाद भी पनपता है या किसी छिपा नहीं है, तनाव फैलता है। तो हम 2020 में हम बात करते हैं कि क्या भूमि विवादों को लेकर के आम जनमानस में अब स्थिति क्या है? क्या पूरी तौर पर नियंत्रित है या विवादों की वजह से अब भी तनाव हो सकते हैं? समय से केसों का निस्तारण न होने पर स्थितियां किस तरह की हो सकती है? इस पर अपना विचार रखें। जी प्रमोद जी, एक कहावत है कि जड़ जोरू और जमीन। जी जी। विवाद के मूल कारण जड़ जोरू और जमीन होते हैं। और अगर हम अपने पत्रकारिता के अनुभव को साझा करें तो होने वाले किसी भी अपराध के पीछे इन्हीं तीनों कारणों का होना पाया जाता है। निश्चित निश्चित। और सोनभद्र जैसे आदिवासी बहुल जनपद में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जमीन का विवाद बहुतायत में है। जी जी। और जमीन के विवाद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी पद्धति रही है, आदिवासी जिस प्रकार से खेती करते हैं या जो इतिहास रहा है, आदिवासी वनों पे ही निर्भर रहे। जी जी। 1979 में जनपद के सृजन के पहले से ही जी ये संपूर्ण भूभाग, मिर्जापुर का दक्षिणी भूभाग और इसे प्राकृतिक रूप से काफी संपन्न रहा। जी जी। और इस भूभाग में बहुमूल्य लकड़ियां, खनिज पदार्थ और वन औषधि, जी जी, प्राकृतिक रूप से इतना संपन्न इलाका, अंग्रेजों ने भी इसका उल्लेख अपनी किताबों में और गजेटियर में किया है कि इतना ये इलाका प्राकृतिक रूप से लोअर विंध्यंस का इलाका कहा जाता है। जी जी। लोअर विंध्यंस के इस इलाके में जीवन की उत्पत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। जी जी जी। तो ये प्राकृतिक रूप से संपन्न ये इलाका हमेशा से ही लोगों की निगाह में रहा। जी जी। और भूमि विवाद 10 में से 8 विवाद यहाँ पे भूमि के ही विवाद होते हैं। जी। और अगर उब्भा कांड की बात करें तो उब्भा कांड के पहले भी इस इलाके का दुर्भाग्य कहें या इस इलाके में बसने वाले लोगों की भल मनसाहत कहें, जी जी, यहाँ पे कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठन भी हैं। जी जी। 1-2 स्वयंसेवी संगठन ऐसे हैं जो इस इलाके में भूमि विवाद को पैदा करने का भी काम किया करते हैं। जी जी। पुलिस के रिकॉर्ड में या जिलाधिकारी के यहाँ पड़ी शिकायतों के अनुसार कई जिलाधिकारियों ने यहाँ कार्रवाई की तो 1-2 स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में भी डाला जो भूमि विवाद के नाम पे आदिवासियों का शोषण किया करते थे। जी जी। वनाधिकार कानून में इन सारी विसंगतियों को दूर करने का शासन प्रशासन ने काम किया। जी। लेकिन स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विवाद को आग में घी डालने की तरह बढ़ाया। जी जी। और अगर 2019 के बाद आज 1 साल होने को हैं, 1-2 दिन में 1 साल हो जाएंगे। जी जी। क्या हमारे दर्शक इस खबर को जब सुन रहे होंगे तो हो सकता है उब्भा कांड की बरसी हो। जी जी जी। 1 साल बाद भी इस साल भी बारिश शुरू हो गई और अखबारों पर अगर नजर डालें जी जी, तो हम देखेंगे कि भूमि विवादों की संख्या में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जी ये जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस भूमि विवाद में आदिवासियों की जाने गई, जी जी, उस गांव उब्भा में भी आज तक लोगों को भूमि पर अधिकार, भौमिक अधिकार न मिल सका है। मुख्यमंत्री के पट्टे देने के निर्देश के बावजूद भी उब्भा में आज तक आदिवासी, संपूर्ण जितने आदिवासियों को भूमि के पट्टे की घोषणा हुई थी, सारे
आदिवासी उस पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं कर सके हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो लोग भी विशेषकर सोनभद्र में आए, कुछ को छोड़ दिया जाए, एक दो जी को, तो अधिकांश लोगों ने केवल उनकी जो प्रवृत्ति थी शोषण और दोहन की रही। जी जी प्राथमिकता के आधार पे उन्होंने इस तरह के विवादों को निपटारा करने का प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि पिछली जो कई घटनाएं भी हुई, लोगों में तनाव फैला, उग्रवाद पनपा, कभी पूरे भारतवर्ष में सोनभद्र को ऐसी दृष्टि में भी देखा जाता रहा। अब भी लोगों के मन में आता है कि सोनभद्र ऐसा जगह है जहां जाना व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं है, ऐसा लोगों के मन में बात अब भी आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो आगे क्या करना चाहिए, विशेषकर शासन प्रशासन को, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, विशेषकर जनप्रतिनिधि या सोशल वर्कर, एनजीओ की आपने बात किया, एनजीओ, कुछ एनजीओ को छोड़ दिया जाए तो प्राय जो भी एनजीओ हैं उनकी जो छवि है समाज में वो सकारात्मक नहीं रही है अब तक की। तो इन स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए कि भविष्य में फिर से सोनभद्र, जो 10 साल पहले जो स्थिति थी, 15 साल पहले भय का वातावरण होता था, थानों के गेट बंद हो जाया करते थे और लोगों के मन में शंका होती थी कि कब कौन सी घटना कहाँ हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि भूमि का निपटारा के क्रम में शासन प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि फिर से वह दोबारा चीजें न पैदा होने पाए। क्योंकि अगर हम उपेक्षा करें तो स्वाभाविक, जैसे आपने बताया कि पट्टा तो कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों आदेशों पर, परंतु उन्हें भी कब्जा नहीं मिला और बहुत से विवाद हैं, हजारों विवाद हैं सोनभद्र में भूमि को लेकर के। जी तो हमारा आपका क्या आकलन हो सकता है कि आगे क्या हो सकता है, शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए और जिम्मेदारों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। जी, अगर भूमि के विवाद को इतिहास पर नजर डालें तो भारतवर्ष में नासूर का रूप ले चुके नक्सलवाद का जन्म ही भूमि विवाद को, सामंतवादी प्रवृत्ति और मजदूरों के बीच विवाद से नक्सलवाड़ी का जो आंदोलन शुरू हुआ, वो उसका मूल कारण भूमि विवाद ही था। जी जी जी। सोनभद्र में सर्वे सेटलमेंट के दौरान होने वाली अनियमितताओं के प्रति जनता के जन आक्रोश के फलस्वरूप आरओ ऑफिस में दुद्धी में के आरओ ऑफिस में आग लगाया जाना, जी जी। उसका भी जन आक्रोश भूमि विवाद ही था। जी जी। सोनभद्र में नक्सलवाद के पनपने के पीछे लोगों के शोषण का फायदा नक्सलियों ने उठाया और उन्हें मुख्य धारा से काट करके नक्सलवाद की ओर घुमा दिया, उसमें भी विवाद भूमि विवाद ही था। तमाम ऐसे नक्सली जो मारे गए या सरेंडर किए पुलिस के सामने, उन्होंने अपनी नक्सलवाद की ओर जुड़ने का कारण भूमि विवाद को ही बताया। जी जी। प्रदेश के सबसे बड़े नरसंहार के रूप में, आदिवासियों के नरसंहार के रूप में जाने वाले उभा कांड के पीछे भी भूमि विवाद का ही कारण रहा। जी जी। और इस भूमि विवाद में सबसे प्रमुख कारण प्रशासन का पीड़ितों की न सुनने की प्रवृत्ति का होना ही इस विवाद का मुख्य कारण जी जी हुआ करता है। अगर प्रशासन समय रहते, प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि या समाज के प्रबुद्ध लोग पीड़ित व्यक्ति के साथ जो उसके हक हकूक की आवाज को दबाया जाता है, उसके साथ जो हक तलफी की जाती है, अगर उसका मौके पर या समय रहते निपटारा कर दिया जाए तो इस प्रकार के विवाद आगे चल करके बड़े प्रतिशोध या बड़े नरसंहार या किसी दूसरी घटना के रूप में परिवर्तित न हो सके। लेकिन प्रशासन का ढुलमुल रवैया हमेशा से ही रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। हाँ, जबकि इसका जी जी, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन की ढुलमुल रवैये से जो समस्या पैदा होती है, उसी का परिणाम में प्रशासन के लोगों को शहादत भी देनी पड़ती है। जी जी, होता रहा है। हाँ, शहादत भी देनी पड़ती है। जैसे आज हमने किसी चीज की अनदेखी की तो कल उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। प्रशासन के साथ ऐसा कई बार हुआ। जी जी, जब ऐसी घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति मुख्य धारा से अलग होता है तो
जब वो किसी दूसरे रास्ते पे जाता है, अपराध की दुनिया में या नक्सलवाद की दुनिया में, या मुख्यधारा जब वो छोड़ देता है, जी इसका खामियाजा मुख्यधारा को चलाने वाले सिस्टम को ही उठाना पड़ता है। और हमने देखा है नक्सलवाद में, हम सब ने देखा है, सरकार जानती है, जी सरकार ने कड़े कदम उठा करके नक्सलवाद को बड़े मुश्किल से इस इलाके में काबू किया है। नक्सलवाद का मुख्य कारण कहीं न कहीं आदिवासियों या गैर आदिवासियों को भूमि विवाद से प्रताड़ित हुए लोगों करके जोड़ करके जो नक्सलवाद की एक खेत बनाने की कोशिश नक्सलियों ने की थी, प्रशासन ने देखा है और उस प्रक्रिया को अपनाया, तब जाकर के नक्सलवाद का खात्मा हो सका, ताकि लोग इस प्रताड़ना, लोगों की प्रताड़ना को दूर किया था और ताकि उन्होंने मुख्यधारा में फिर से आने का काम किया और नक्सलवाद पर काबू पाया जा सका। इसमें हम जी हम इसमें सुनी जी एक बात जोड़ना चाहते हैं कि सन 2000 के 10 साल पीछे और सन 2000 के 10 साल बाद, ये जो अवधि रही लगभग 20 वर्ष की, इस बीच एक बार ऐसा भी मौका आया कि जब बड़े पैमाने पे शहादत देनी पड़ी पुलिस के जवानों को, तो शासन भी उन दिनों नक्सलियों से वार्ता के लिए बात करता था कि उनसे किसी तरह से बात हो जाए। एक समय वह भी था जी। मामला शांत हुआ। सन 2000 के आसपास जो स्थितियां बनी, 2002 उसके बाद जो कुछ घटनाएं बड़ी घटी, उसके बाद प्रशासन ने जो संवेदनशीलता दिखाई, और हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जो अनावश्यक मुठभेड़ या फर्जी मुठभेड़ पे जो रोक लगाई, लोगों की पीड़ा को समझी, बहुत सारे नक्सलियों ने चाहे गिरफ्तारियां दी या आत्मसमर्पण किया, जो कुछ भी किया वो काफी कुछ नियंत्रित हुआ, अर्थात पीड़ितों की जो बातें सुनी गई, हल हुआ। और हम उन संदर्भों में जानना चाहते हैं कि क्या वो जो परंपरा शुरू की गई थी पीड़ितों की बातों को सुनना और उनको पुचकार करके बुलाना, हल करना, और अब जो वर्तमान की स्थिति है उसमें आप कितना बड़ा अंतर पाते हैं? क्या फिर से प्रशासन ने मान लिया कि सब कुछ हल हो चुका है, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए, या उसे अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? इस संदर्भ में बताएं आप। जी प्रमोद जी, अगर हम देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि जब इलाके में 1998 में जब नक्सलवाद ने अपना पैर पसारना शुरू किया, जी जी, तो प्रशासन, पहली घटना जब हुई करकी माइनर के पास, जी जी, एसओ ओपी सिंह और उनके सिपाहियों की हत्या कथित रूप से नक्सलियों द्वारा की गई। जी जी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जो आदेश पुलिस बल को दिए, जी जी, उसके बाद मिर्जापुर जनपद के मड़िहान में 11 नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया। जी जी, ये घात प्रतिघात की, पुलिस और नक्सलियों के बीच घात प्रतिघात का जो दौर शुरू हुआ, जी जी, उसमें दोनों तरफ से कई जाने गए। जी जी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली नक्सलवाद की चपेट में बुरी तरीके से आ गए। जी जी, कुछ एक सालों के संघर्ष के बाद जब मायावती जी की सरकार आई 2002 में, उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आई, तो पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा, और उसी दौरान प्रदेश की सबसे बड़ी नक्सली घटना हुई सोनभद्र के हिनौत घाट में, जो सोनभद्र और चंदौली के बॉर्डर पर हिनौत घाट में सबसे बड़ी घटना हुई, जिसमें पीएससी के ट्रक को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया, जिसमें 17 पुलिस कर्मियों को शहादत देनी पड़ी। जी जी, इसके बाद पुलिस के लोगों ने या सरकार ने इस घटना, नक्सलवाद की घटना की जड़ में जाना शुरू किया, तो उन्होंने ये पाया कि कहीं न कहीं भूमि विवाद या लोगों की प्रताड़ना ये नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है। तो पुलिस ने एक कार्यक्रम शुरू किया, हीलिंग टच। जी जी, जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं को मौके पे निस्तारित करना। जी जी, उस दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रघुवीर लाल के कार्यक्रम में डीजीपी विक्रम सिंह हुआ करते थे। जी, विक्रम सिंह ने
हम लोगों ने काफी नक्सलवाद पे काम किया था और एक सरकार को पुलिस विभाग के जरिए एक सलाह देने की जी कोशिश की थी, जिसमें पुलिस को ये सलाह दी गई थी कि लोगों के, पीड़ितों के, आदिवासियों के या जो लोग, जिन लोगों का रुझान नक्सलवाद की ओर हो रहा है, उन लोगों के मौके पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि लोग इस नक्सलवाद की ओर से विमुख हो सकें। और सरकार ने हमारी बात मानी और पुलिस को ये अधिकार दिए जी इस गांव में जाए और कैंप लगाए और मौके पर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करे। जी 2005, 6 में, 7 में, 2007, 8, 2000, ये 4-5 साल तक ये कार्यक्रम पुलिस का चला और आज भी चलता है। जी लेकिन अब खाना पूर्ति की जाती है। उस दौरान किए जाने वाले इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पीड़ित या ग्रामवासी या आदिवासी आया करते थे पुलिस के कैंपों में और अपनी समस्याओं को बताते थे। और इसी हीलिंग टच के कार्यक्रम से पुलिस ने जनता के बीच अपना विश्वास एक बार फिर से जमाया और नक्सलवाद को सफाया करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन समय बीता, नक्सलवाद की समस्या जो जो समाप्त होती गई, पुलिस का फिर वही ढुलमुल रवैया सामने आता गया। लोगों के साथ फिर हक तलफी होने लगी, लोगों की फरियादें फिर से थानों में फरियादी चक्कर लगाने लगे, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं रह गया और फिर वही चक्र शुरू हो गया। लेकिन पुलिस इतनी सुदृढ़ हो गई कि नक्सलवाद तो जन्म नहीं लेता, हाँ विवाद होते रहते हैं। जी और अगर आज भी समय रहते पुलिस मौके पे, और उभा कांड के नरसंहार के बाद जिसमें 10 आदिवासियों की हत्या हुई, तमाम बुद्धिजीवियों, कानूनविदों और स्वयंसेवी संगठनों या भूतपूर्व जी अधिकारियों या लोगों के समूह द्वारा यह कहा गया कि जनपद में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए, जो मौके पर भूमि विवाद को निस्तारित करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका और 1 साल बाद भी भूमि विवाद की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। जी प्रमोद जी अश्विनी जी, हमको लगता है कि समस्याएं पैदा हों उसके पहले उसके संदर्भ में कदम उठा लिए जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सोनभद्र के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जब समस्याएं अत्यंत जटिल हो जाती हैं, ऐसा लगता है प्रशासन जब मजबूर हो जाता है तब उन चीजों के बारे में सोचना समझना शुरू करता है। ये सबसे विषम बात है। अश्विनी जी, आप हमें निष्कर्षता बताएं कि इस समय कौन से कदम उठाने चाहिए शासन प्रशासन को कि फिर से उग्रवाद की पृष्ठभूमि न बने, उसके लिए उर्वरा भूमि न बने, सोनभद्र जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, बेवजह भूमि विवादों को लेकर के मारपीट या झगड़ा या हत्याएं जैसी अप्रिय घटनाएं न हो। इसके लिए शासन प्रशासन को किस तरह से सचेत रहना चाहिए? जी प्रमोद जी, ये शासन को जैसा कि एक परिकल्पना रही है सुदृढ़ प्रशासन की कि पीड़ित को न्याय मिलने की। जी पीड़ित को अगर न्याय मिलेगा तो जनता का या पीड़ित का, आम जनमानस का प्रशासन में विश्वास पैदा होगा। जी और जनता को मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए प्रशासक का या सरकार का सबसे बड़ा गुण, जनता की समस्या को दूर करने वाला गुण ही जनता को सरकार से जोड़े रखता है। जी तो सरकार को केवल एक कदम उठाना चाहिए कि किसी भी पीड़ित के साथ, जब पीड़ित उसके अधिकारों का हनन हो, पीड़ित के साथ हक तलफी हो, तो सरकार को या सरकार के प्रशासन को ये सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि पीड़ित को न्याय दिलाने का काम तत्काल और त्वरित करने का काम किया जाना चाहिए। ताकि जनता का और जनमानस का जनता के साथ, सरकार के साथ जुड़ाव बना रहे। जी और अगर एकमात्र यही एक ऐसा कदम है, इसीलिए कहा जाता है कि लोकप्रिय शासन। जी सरकार की लोकप्रियता केवल और केवल इसी बात पर निर्भर करती है कि उसकी फरियाद जी जनता, पुराने जमाने में भी ऐसा कहा जाता था कि न्याय प्रिय राजा या
न्यायप्रिय राजा का यही मतलब होता है कि जनता के साथ न्याय किया जाए। जी जी जी। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो उसके साथ अगर न्याय समय रहते कर दिया जाए जी जी। तो वो उस व्यक्ति का विश्वास उस सरकार में, उस व्यवस्था में और भी मजबूत होता है। और इसी विश्वास को बनाए रखने का काम हर सरकार को करना चाहिए, ताकि व्यक्ति का शासन प्रशासन और मुख्यधारा में बने रहने का जो आप जिसे लालसा कह सकते हैं, उस लालसा की पूर्ति सरकार को करने का ही काम करना चाहिए, ताकि व्यक्ति मुख्यधारा को छोड़ करके किसी और धारा की तरफ न जा सके। हम ये कह सकते हैं कि सोनभद्र में विशेषकर भूमि विवादों को लेकर की स्थिति संतोषजनक नहीं है, फिर भी हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं, विशेषकर राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारियों अधिकारियों से, कि वे इन विवादों का निपटारा एक समय सीमा की अवधि में करें, ताकि बाद में चल करके वो किसी मुसीबत का कारण न बने। और हम अब भी इस उम्मीद में हैं, हम इस समय अब भी इस संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं कि जो भी भूमि विवाद या तनाव के कारण है उसको प्राथमिकता के आधार पर शासन प्रशासन के लोग निपटाने की कोशिश करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इस अंक को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। अश्विनी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।